हेलो गाइस, हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम रीड करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 9th गुजरात बोर्ड सोशल साइंस चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नेम इज़ वर्ड आफ्टर 1945। 1945 के बाद का जो हमारा विश्व है, हमारी दुनिया है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का ट्रांसलेशन आपको अच्छे से समझाएंगे ताकि इसे पढ़ के समझ के आप इसके क्वेश्चन आंसर आसानी से दे सकें। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए आखिरी तक हमारे साथ इस वीडियो में। लेट्स फिर स्टार्ट ट्रांसलेशन ऑफ दिस चैप्टर। या द पेजेस ऑफ हिस्ट्री आर फुल ऑफ इनवेरिएबल वॉर फॉट इन एंशियंट इंडिया एंड द वर्ल्ड। प्राचीन काल में भारत और विश्व भर में लड़े गए असंख्य युद्धों के विवरण से हमारा जो इतिहास है वो भरा पड़ा है। येट द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वॉर विच विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड इन द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और फिर भी उन युद्धों में से हमेशा जो हमें याद रहे, जिनका वैश्विक प्रभाव पड़ा हो, ऐसे युद्ध थे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, जिसने हमारी दुनिया को बिल्कुल अलग थलग बिल्कुल बिखेर दिया था। द लीग ऑफ नेशन वॉज फॉर्म्ड विद द पर्पज ऑफ एस्टैब्लिशिंग परमानेंट पीस इन द वर्ल्ड। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में विश्व में स्थायी शांति स्थापित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय संघ की। बट ड्यू टू सर्टेन लिमिटेशंस एंड इट फेल्ड एंड इट 1939 वर्ल्ड वॉर सेकेंड ब्रोक आउट। लेकिन कुछ कारणों से ये फेल हो गया और इसी के कारण दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया 1939 में। द डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड एंड द हॉरर ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड परस्यूडेड human being to once again make effort for peace and protection of independence. This resulted in the establishment of the United Nations. द्वितीय विश्व युद्ध जो था उसके समय में हताश मनोदशा और भयंकरता ने मानव जाति को शांति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रयासों की पुनः एक बार आवश्यकता समझाई। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है। फिर अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें द यूनाइटेड नेशन चार्टर, संयुक्त राष्ट्र का दस्तावेज। द यूनाइटेड नेशन चार्टर स्टार्ट with the preamble and it's explain the goal of United Nations. Below given are the goals. संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेज का आरंभ प्रस्तावना से होता है और उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य को भी दर्शाया गया है। और ये उद्देश्य कौन कौन से वो हमें नीचे दिए गए, हम पढ़ते हैं उन्हें। सबसे फर्स्ट है यहाँ पे to establish international peace and security, for this to take effective and collective measure to prevent or eliminate anything that would disturb peace and suppress act of aggression. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करना इसका सबसे पहला काम था। इसके लिए शांति के अवरोधक तत्वों को रोकना या दूर करना तथा आक्रमण या शांति भंग के कृत्यों को दबा देने के लिए प्रभावकारी सामूहिक कदम उठाना। वो किसके काम थे? संयुक्त राष्ट्र के। रिजॉल्व एवरी इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय पीसफुल मीन्स, हर एक अंतर्राष्ट्रीय झगड़े का शांतिपूर्ण तरीकों से उसका सोल्यूशन निकालना। फिर सेकंड है डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड टेकिंग ऑल अप्रोप्रिएट स्टेप टू मेंटेन वर्ल्ड पीस, आत्मनिर्णय तथा समान अधिकार के आधार पर राष्ट्र के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को विकसित करने तथा विश्व शांति बनाए रखने के लिए सभी उचित कदम उठाना। फिर थर्ड है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व की जानी चाहिए विद द इंटरवेंशन of United Nations, and human right as well as basic freedom should be disseminated irrespective of caste, language, gender और रिलीजन। ये जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याओं का निराकरण करना, उनका सॉल्व करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना तथा जाति, भाषा, लिंग या धार्मिक भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों के लिए जो बेसिक स्वतंत्रता या मानव अधिकारों के प्रति कैसा आदर भाव उत्पन्न करना कि सभी एक दूसरे के लिए सम्मान की भावना
रख सके। दिस सोसाइटी एक्ट एज अ सेंट्रल बॉडी फॉर ब्रिंगिंग हार्मोनी बिटवीन द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट नेशंस। इन समान ध्येयों को सिद्ध करने के लिए कार्यरत अलग अलग राष्ट्रों के बीच संवादिता लाने वाली केंद्रीय संस्था के रूप में यूनाइटेड नेशन ने कार्य किया, राष्ट्र संघ ने कार्य किया। Thus, United Nations Charter concluded that dismissal of war and constant use for peace in the main objective of United Nation। इस तरह से दस्तावेजों से प्रमाणित होता है कि युद्ध को तिलांजलि और चिर शांति रखना, मतलब युद्ध को नहीं करना, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य ध्येय है। किसी भी तरीके से युद्ध ना हो, यही सबसे मेन एम है यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशन जो भी कार्य करता है उसमें शांति सबसे इम्पोर्टेंट होती है। फिर अब हम पढ़ेंगे कोल्ड वार। कोल्ड वार का मतलब है शीत युद्ध। ये कब से लेके कब तक हुआ था? 1945 से लेकर के 1962 तक। रीजन एंड कॉन्क्वेसेंस, कारण और परिणाम। Though the World War II got over, it resulted into certain of American Russia as superpower while taking the place of England and France। द्वितीय विश्व युद्ध का महत्वपूर्ण परिणाम जो था वो ये हुआ कि इंग्लैंड और फ्रांस जैसी महासत्ताओं से विश्व युद्ध का नेतृत्व अमेरिका और रूस ने ले लिया। इन वॉर England, France, Russia and America were together, but Russian administration policies created differences and those America and England separated। युद्ध में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका एक साथ रहे, परंतु युद्ध पूरा होने के बाद रूस की शासन पद्धति की जो विचारधारा थी वो थोड़ी अलग थी। उसके कारण से क्या हुआ कि अमेरिका और इंग्लैंड रूस से अलग हो गए, सेपरेट हो गए। अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन बिटवीन द टू सुपर पावर अमेरिका एंड रशिया टू एस्टेब्लिश सुप्रीमेसी ओवर द वर्ल्ड एमर्ज आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और इसी कारण से क्या हुई, ये जो दो सत्ताएं थी, कौन सी सत्ताएं थी? महत्वपूर्ण युद्ध के बाद के समय में दोनों सत्ताएं विश्व की राजनीति के केंद्र स्थान में रहकर दोनों ने अपना वर्चस्व कि मैं बेस्ट हूँ और मैं बेस्ट हूँ सिद्ध करने के लिए क्या हुआ कि फिर से सेकंड विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई, उसका कारण बनी। द पावर वॉज सेंट्रलाइज्ड बिटवीन टू पोल्स अमेरिका एंड रशिया। पावर जो सत्ता थी, जो शक्ति थी, वो दो पोल्स में डिवाइड हो गई, इन दोनों के बीच में बट करके रह गई, अमेरिका और रशिया के बीच में। देयर फॉर द टाइम पीरियड इज कंसिडर्ड एज बाईपोलर ऑर्डर। और इसी कारण से सत्ता के दो ध्रुव में केंद्रीकरण हुआ और इस अवधि में द्विमुखी विश्व व्यवस्था अवधि के रूप में जाना जाता है। इस समय को किस नाम से जाना जाता है? बाईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, द्विमुखी विश्व सत्ता। Owing to extremely tense relations between two polar blocks, this plan is known as Cold War phase। विश्व युद्ध सत्ता के लिए खींचतान और अत्यंत तंग परिस्थिति का निर्माण होने के कारण इस अवधि को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या हुआ कि एक तरफ क्या था, सबसे पहले इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और अमेरिका एक साथ लड़े, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो जर्मनी थी उनका विचार, उनकी जो राजनीति को लेकर के विचारधारा थी रूस की, वो रूस की विचारधारा बिल्कुल अलग थी, इसलिए रूस अलग हो गया और अमेरिका और इंग्लैंड रूस से अलग हो गए। इससे फिर दो सत्ता का उदय हुआ, दोनों सत्ताओं में जो जिसे क्या बोलते हैं, पोलर वर्ल्ड ऑर्डर। दो सत्ताओं का युद्ध उदय हुआ और इन सत्ताओं में आपस में खींचतान होने लगी कि वी आर द बेस्ट एंड वी आर द बेस्ट, और अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में यहाँ पे कोल्ड वॉर फेज स्टार्ट हो गया। एट वेरियस इंसिडेंट बोथ द सुपर पावर ऑलमोस्ट केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद अनर। और एक दूसरे को ये सुपर पावर की एक दूसरे को खींचने लगी कि कोई पावर्स को अपने में लेना चाहे, कोई जैसे ये लोग जो देश होते हैं, राष्ट्र होते हैं, इन दोनों में इस तरीके से खींचतान हो गई कि वो इस राष्ट्र को लेना चाहे और वो इस राष्ट्र को लेना चाहे, सब एक दूसरे राष्ट्र को अपने आप में मिलाने की दौड़ में लग गए। देयर was a basic change in relation among powerful nation of the world after the world war। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के मुख्य शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच सत्ता संबंधों में परिवर्तन हुए।
America and the Soviet Union, who had once allied and fought against the Nazi Germany and the fascist Italy, emerged as leader of two rival power bloc and military power. नाजीवादी जर्मनी और फांसीवादी इटली के विरुद्ध मित्र देशों के रूप में लड़े और विजयी हुए अमेरिका और रूस दोनों विरोधी सत्ता दोनों विरोधी सत्ता गुट और सैन्य गुट बनाने लग गए. सोवियत यूनियन हु हैड वंस एलाइड एंड हु फॉट अगेंस्ट द नाजी जर्मनी के विरुद्ध लड़े एंड फासिस्ट इटली के विरुद्ध लड़े, एमर्ज एज लीडर टू राइवल पावर ब्लॉक एंड मिलिट्री पावर. ये दोनों क्या करने लगे, सत्ता को और मिलिट्री को दोनों को बढ़ाने में लग गए. अमेरिका और रूस दोनों ही. इसमें दोनों सत्ता किसके बारे में बात हो रही है, अमेरिका के बारे में और रूस के बारे में. इसको ध्यान रखिएगा और इसी को अपने माइंड में लेकर के चैप्टर पूरा हमें पढ़ना है. दस द कोल्ड वॉर स्टार्टेड बिटवीन देम, और उसी समय वहाँ पे कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया. दोनों शक्तिशाली राष्ट्र बने और उनके बीच में शीत युद्ध होना शुरू हो गया. Though Britain and France also had emerged victorious, yet they lost the status of great power due to terrible ruination caused by the ravages of war and ending of imperialism. फिर ब्रिटेन और फ्रांस की विजय तो हुई, परंतु युद्ध में हुए भयंकर नुकसान के कारण दोनों महासत्ता के रूप में अपना स्थान खो बैठे. उनका स्थान महासत्ता में से चला गया. जर्मनी, इटली एंड जापान नॉट ओनली लॉस्ट द वॉर. जर्मनी, इटली, जापान ने सिर्फ युद्ध में अपने आप को खोया ही नहीं, बट ऑल्सो वर रून्ड इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड मिलिट्रिकली. अब लेकिन वो आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सैन्य रूप से भी क्या हो गए, बर्बाद हो गए. आफ्टर द वॉर द सोवियत यूनियन कैप्चर द ईस्टर्न एरिया ऑफ जर्मनी एंड other eastern countries like Austria, Albania, Hungary, Czechoslovakia, Poland, Romania, Bulgaria and the Baltic states. युद्ध में पिछले दौर के दौरान सोवियत यूनियन ने जर्मनी के पूर्व भाग के अतिरिक्त अन्य पूर्व यूरोप के देश जैसे कि ऑस्ट्रिया, अल्बेनिया, हंगरी, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रोमानिया, बल्गेरिया और बाल्टिक राज्यों पर अपना सैनिक अधिकार जमा दिया. लेटर ऑन, और उसके बाद दे गेव अवे रेंस ऑफ पावर टू रेस्पेक्टिव कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ दोज कंट्रीज. इन देशों में साम्यवादी दलों को सत्ता सौंपी जिससे उन पर रूस का वर्चस्व रहे. दे डिड दिस टू कंटिन्यू देयर सुपीरियोरिटी ऑन दीज कंट्रीज. ताकि उन किस लिए इनको सत्ता सौंप दी गई थी, साम्यवादी दलों को सत्ता सौंप दी गई थी जिससे कि इसके ऊपर रूस का वर्चस्व बना रहे. ड्यूरिंग 1949 by conducting a nuclear test to Soviet Union directly challenged the monopolistic nuclear power of America. इस अवधि के दौरान रूस ने अणु परीक्षण करके एकमात्र अणुबम रखने वाली प्रभुत्वशाली सत्ता अमेरिका को चुनौती दी. मीनवाइल, और इसका परिणाम ये हुआ, डेमोक्रेटिक सिस्टम वाज ग्रेजुअली एस्टैब्लिश्ड इन द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज that were liberated by British and American forces. पश्चिम यूरोप के जिन देशों को ब्रिटिश अमेरिकी दलों ने मुक्त किया था वहाँ धीरे धीरे लोकतंत्रात्मक शासन प्रथा स्थापित हो गई. जैसे जैसे ब्रिटिश अमेरिकन दलों से मुक्त होते गए वैसे वैसे वहाँ पे लोकतंत्र शासन की स्थापना होती गई. फिर हम पढ़ेंगे द वर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग आर्मी ग्रुप्स. सैन्य गुटों का में बटा विश्व. सैन्य गुटों में विश्व किस तरीके से बटा था, वर्ड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है आर्मी ग्रुप्स में, उसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं. वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजी वॉज म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट एंड सेंस ऑफ डब्ट ऑन द इंटेंशन ऑफ द राइवल ग्रुप. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप और विश्व के देश या एक या दूसरे सत्ता गुटों के साथ जुड़ने से दो दिशा में ध्रुवीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और गतिमान बनी.
owing to fear borne out of mutual distrust and doubt, both the power established their own military bases. दोनों सत्ता गुटों के बीच में अविश्वास का वातावरण निर्मित हुआ. इसमें कई सैन्य गुट निर्मित हुए. Led and inspired by America, Western democratic countries on the North Atlantic Ocean established a military organization, NATO, North Atlantic Treaty Organization, in April 1949. सोवियत संघ और साम्यवाद से बचने के लिए अमेरिका की प्रेरणा से उत्तर अटलांटिक महासागर, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के किनारे स्थित देशों का एक संगठन बना. नाटो नामक एक संगठन बना जिसे कहा जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. और ये कब बना था? 1949 में. देयर आफ्टर टू प्रोटेक्ट साउथ ईस्टर्न कंट्रीज फ्रॉम द onslaught of the Soviet Union, communism, America and England established one more military organization in 1945, SEATO, South East Asia Treaty Organization. नाटो का मतलब नॉर्थ अटलांटिक और ऐसे SEATO, सीटो का मतलब होता है साउथ एरिया के बारे में इसमें बताया गया. साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. दक्षिण और पूर्व एशिया, दक्षिण साउथ एंड पूर्व ईस्ट एशिया के देशों की रक्षा के लिए अन्य सैन्य गुटों की रचना की गई. यह गुट सीटो के रूप में जाना गया. रशिया एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड वार्सो पैक्ट अगेंस्ट सेटियो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन. रशिया ने फिर किसकी स्थापना की? वार्सो की स्थापना की. किसके अगेंस्ट में? सेटो के अगेंस्ट में. ये साउथ ईस्ट के जो नेशंस थे उसके अगेंस्ट में. वन मोर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो, सेंट्रल ईस्ट नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. फिर एक कहाँ पे बना ऑर्गेनाइजेशन? सेंट्रल ईस्ट में. और बगदाद ट्रीटी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज अंडर द लीडरशिप एंड इंस्पिरेशन ऑफ इंग्लैंड. ये किसके इंस्पिरेशन से बना था? इंग्लैंड के इंस्पिरेशन से. हियर वेरियस अरब कंट्रीज ज्वाइन सेंटो. और सेंटो को किसने ज्वाइन किया? अरब कंट्रीज ने. लेटर ऑन अमेरिका टुक ओवर इट्स लीडरशिप. और बाद में इस गुट का नेतृत्व अमेरिका ने किया. अब हम पढ़ेंगे आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट, न्यूक्लियर वेपन क्रिएशन एंड इट्स एप्लीकेशंस. सशस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण. आर्मामेंट्स मतलब सशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट मतलब निशस्त्रीकरण, फिर न्यूक्लियर वेपन परमाणु शस्त्र का सृजन और उनका उपयोग. The Cold War, which was meant for dominance over the world, gave rise to fierce competition among superpowers. शीत युद्ध के दौरान समग्र विश्व पर प्रभुत्व जमाने के लिए दोनों महासत्ताओं के बीच उग्र स्पर्धा शुरू हो गई. And for the sake of dominance, armament race was given high priority. और इन लोगों में शस्त्रों का उत्पादन बढ़ाने की होड़ लग गई. America had used atom bomb for the first time on two cities, Japan, namely Hiroshima and Nagasaki. अमेरिका ने जो परमाणु बम का उपयोग किया था जापान की 2 सिटीज़ के ऊपर, हिरोशिमा, नागासाकी, जिसके असर आज दिन तक भी वहाँ पे दिखाई देते हैं. दिस वे अमेरिका प्रूव्ड इट्स सुपरमेसी. और इस तरीके से अमेरिका ने अपने आप को सबसे शक्तिशाली प्रूफ किया. विद इन नेक्स्ट 4 years the Soviet Union too proved its capacity of making atom bomb by conducting a nuclear test. This created a power balance between the super powers. और इस 4 साल के अंदर जो सोवियत यूनियन था उसने भी अपनी सत्ता को बढ़ाया, उसने भी अपने शस्त्रों को बढ़ाया, एटम बम का निर्माण किया. और जिससे क्या हुआ कि इस सर्जन से जो पावर बैलेंस था सुपर पावर्स के बीच में वो क्या हो गया? पावर का बैलेंस हो गया. जितनी भी महाशक्तियाँ थी उनके पास बराबर बराबर पावर्स हो गई. अमेरिका डिक्लेयर्ड ब्लॉकेड ऑफ कम्युनिस्ट क्यूबा विच वॉज ऑन साउथ ईस्ट. अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में स्थित साम्यवादी शासन व्यवस्था वाले क्यूबा की अमेरिका ने घेराबंदी घोषित कर दी. टू डिफेंड क्यूबा अगेंस्ट पॉसिबल अटैक ऑफ अमेरिका, द सोवियत यूनियन सेंट शिप लोडेड विद न्यूक्लियर मिसाइल्स in the Caribbean Sea.
अमेरिका के आक्रमण के भय से क्यूबा की रक्षा के लिए सोवियत यूनियन ने परमाणु शस्त्रों से सुसज्जित मिसाइल वाले जहाज कैरेबियन सागर में भेजे। बोथ द सुपर पावर्स थ्रेटन्ड ईच अदर टू यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स, लेकिन दोनों जो सुपर पावर्स थी ये न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करने से डर रही थी, उन दोनों को ही डर था। दोनों महासत्ताओं ने एक दूसरे को परमाणु शक्ति का उपयोग करने की धमकी दी। द वर्ल्ड वॉज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ न्यूक्लियर वॉर, और इस तरीके से जो विश्व में न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो गया। Yes, nuclear war. Finally, leader of America and Soviet Union had a talk on the hotline for the first time. और फाइनली अंत में अमेरिका और सोवियत यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच पहली बार हॉटलाइन पर बात हुई। The Soviet Union decided to withdraw its ship and America decided to curb nuclear missiles aimed toward क्यूबा, जिससे सोवियत यूनियन ने अपना जहाज वापस करने का विचार करके उसे वापस बुला लिया और दोनों के बीच में युद्ध होने से बच गया। द होल एपिसोड इज़ नॉन एज क्यूबन क्राइसिस। इस पूरे एपिसोड को क्यूबन संकट के नाम से जाना जाता है। दिस एपिसोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये जो एपिसोड है ये दुनिया की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इट बिगिंस कम्युनिकेशन बिटवीन टू सुपर पावर्स, और इससे दो सुपर पावर के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। दिस इंसिडेंट इज़ इम्पॉर्टेंट टूवर्ड द प्रोसेस ऑफ डिसमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, और इस इंसिडेंट से जो पूरे राष्ट्र में निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। द एंटायर क्यूबन क्राइसिस इज कंसिडर्ड एज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। इस कारण क्यूबा की समस्याओं को शीत युद्ध के अंत की शुरुआत माना जाता है। अमेरिका, द सोवियत यूनियन एंड द ब्रिटेन एग्रीड on maintaining control over nuclear production, experiment and proliferation. अमेरिका, सोवियत यूनियन और ब्रिटेन परमाणु शस्त्रों का निशस्त्रीकरण और परमाणु शक्ति का परीक्षण तथा उत्पादन और उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने पर सहमत हो गए। दिस एग्रीमेंट इज नॉन एज पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, और इसको किस नाम से जाने लगा? ये जो ट्रीटी हुई थी, जो संधि हुई थी, इसे परमाणु परीक्षण निषेध संधि के रूप में जाना गया। फ्रांस ऑफ कोर्स रिफ्यूज्ड टू साइन दिस ट्रीटी। जो फ्रांस था उसने इस संधि पे साइन करने से मना कर दिया। चाइना ऑल्सो कंडक्टेड अ न्यूक्लियर टेस्ट इन 1964 एंड रिफ्यूज टू साइन द ट्रीटी। और चाइना ने भी 1964 में न्यूक्लियर टेस्ट किया और इस संधि के ऊपर साइन करने से मना कर दिया। दिस ट्रीटी इम्पोज्ड बैन ऑन कंडक्टिंग अ न्यूक्लियर टेस्ट इन ओपन एटमॉस्फेयर, और इस संधि के अनुसार ऐसा था कि आप ओपन एटमॉस्फेयर में न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स एक्सपेक्ट कम्युनिस्ट चाइना, द अदर फोर वर ऑलरेडी परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल पॉसेसिंग वेटो पावर। फिर भी विश्व के 5 राष्ट्रीय अणु शस्त्र रखने वाले राष्ट्र बन चुके थे। चीन के अतिरिक्त 4 संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के स्थायी वीटो सत्ताधिकारी सदस्य राष्ट्रीय थे, उसमें चाइना इंक्लूड नहीं है। अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन and missiles, the superpower have also developed chemical and biological weapons. These weapons of mass destruction can kill millions of people without damaging any materialistic wealth. People would die miserably while suffering from various diseases because of the lethal weapons. परमाणु शस्त्र विघातक रासायनिक जैविक शस्त्र तथा उन्हें दूरी तक पहुंचाने वाले प्रक्षेपास्त्र मिसाइल्स के उत्पादन की अद्यतन टेक्नोलॉजी इन 5 राष्ट्रों के पास में ही थी। मानव जाति की ही नहीं, समग्र जीव सृष्टि के साथ अखिल विश्व का अनेक बार विनाश कर सके ऐसे राष्ट्र के भय से विश्व भयभीत था। विश्व डर गया था कि इन 5 शक्तियों के पास में सुपर पावर आ गई, बहुत सारे एटम बम्स हो गए, तो पूरा विश्व डर गया था कि किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। ड्यूरिंग दिस डिकेड मैनी इंपॉर्टेंट एंड फार फैचिंग चेंजेस टूक प्लेसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। 2 महासत्ताओं
के बीच शीत युद्ध की तीव्रता घटने या उनके बीच संबंध सुधार की प्रक्रिया शुरू होने पर महासत्ताओं ने परमाणु शस्त्रों पर अंकुश रखाने और कमी करने वाली संधियों पर हस्ताक्षर कर दिए। ओविंग टू मैनी रीजन द कोल्ड वॉर एमंग सुपर पावर्स ऑल्सो एंडेड एंड सो न्यूक्लियर बैन ट्रीटी हेल्प्ड इन दिस कंसर्न। इसमें क्या हुआ कि ड्यूरिंग दिस डिकेड इस दशक के अंदर मैनी इंपॉर्टेंट एंड फार फैचिंग चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस हुए टुक प्लेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो राष्ट्रीय है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत सारे चेंजेस हुए। उसमें एक चेंज ये हुआ था कि कोल्ड वॉर जो है समाप्त होने जा रहा था और न्यूक्लियर शक्तियों के ऊपर बैन लगाया जा रहा था। इंडिया हैज़ ऑलवेज वेलकम दिस ट्रीटी बट इट इज़ ऑलवेज अ सपोर्टर ऑफ डिसआर्ममेंट। भारत ने हमेशा इन संधियों का स्वागत किया, लेकिन भारत हमेशा निशस्त्रीकरण के सपोर्ट में रहा है। The world will be always in danger until the disarmament of lethal weapon is not done. जब तक परमाणु शस्त्रों का संपूर्ण निशस्त्रीकरण नहीं होगा तब तक परमाणु शस्त्रों के खतरे से विश्व मुक्त नहीं हो सकता है। फिर अब हम पढ़ेंगे राइज ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन इन एशिया। एशिया में स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय। India achieved independence in 1947 after long freedom struggle owing to Britain policy of divide and rule and certain other reason the country was divided into two nations namely India and Pakistan। भारत में 1947 में जब आज़ादी मिली तो काफ़ी सारे लंबे स्ट्रगल के बाद में अपने आज़ादी के लिए काफ़ी मेहनत के बाद में 1947 में भारत आज़ाद हुआ और इसमें ब्रिटेन पॉलिसी के कारण डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के कारण भारत दो भागों में बट गया। वो जो दो भाग थे वो थे इंडिया और पाकिस्तान के। इन द सेम वे और इसी तरीके से विथ कंटिन्यूस स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स कंट्रीज लाइक श्रीलंका एंड म्यांमार गॉट इंडिपेंडेंट इन 1948. In the case of Indonesia, the United Nations played an important role. Asian countries like Laos, कंबोडिया एंड वियतनाम टू गॉट इंडिपेंडेंस। इस तरह आज़ादी का सिलसिला शुरू हो गया और आज़ादी की इसी तरीके से ब्रिटेन के साथ कई राष्ट्रीय संघर्ष करके स्वतंत्र हुए और म्यांमार और श्रीलंका इंडोनेशिया भी स्वतंत्र हो गए। उसमें संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण योगदान था। इस दौरान एशियाई देश लाओस कंबोडिया भी स्वतंत्र हो गए। इस तरीके से एशिया में स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ। राइज ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ इन अफ्रीका। अभी हमने एशिया में पढ़ा, अब हम अफ्रीका के स्वतंत्र राष्ट्रों के बारे में पढ़ेंगे। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रूव्ड टू बी गुड ओमन फॉर द एंस्लेव्ड नेशन ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के देशों के लिए द्वितीय विश्व युद्ध सुखद परिणाम लाया। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध के बाद कंट्रीज लाइक एबिसीनिया, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट वर इंडिपेंडेंस। ये जो कंट्रीज़ हैं एबिसीनिया, साउथ अफ्रीका और इजिप्ट, ये स्वतंत्र हो गए। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द फ्रीडम स्ट्रगल इन एशिया कंट्रीज इंस्पायर्ड द अदर अफ्रीकन कंट्रीज टू। सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके बाद में जो भारत में एशिया में जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसके कारण से अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी काफ़ी उत्साह मिला कि हम भी अपने आप को स्वतंत्र करेंगे। इट रिजल्टेड इन दैट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ 16 ईयर फ्रॉम 1951 टू 1966 40 स्मॉल एंड लार्ज कंट्रीज बिकेम फ्री। और इसी कारण से 1951 से लेकर 1966 तक 16 साल तक लगातार 40 छोटे और बड़े देश आज़ाद हो गए अफ्रीका में। Imperialist countries tried to have supremacy over these countries, but these countries either joined the superpower of them or the military resources and good their freedom. इसीलिए उन्होंने सत्ता टिकाए रखने के लिए प्रयत्न भी किए थे, परंतु कई देश ने इन दो महासत्ता गुट और सैन्य गुट के साथ न जुड़कर स्वयं स्वतंत्र रहकर अपने राष्ट्र का विकास करना चाहते थे। अफ्रीका के जो देश थे वो अपने आप में खुद स्वतंत्र रह करके अपना डेवलपमेंट करना चाहते थे, वो किसी के साथ भी जुड़ना नहीं चाहते थे। और इससे क्या हुआ, जो साम्राज्यवादी सत्ताएं थी जो अपने नेशन का विस्तार करने के बारे में सोचती थी वो सत्ताएं विश्व में कम होने लगी और सभी अपने आप में स्वतंत्र होने लगी। फिर अब हम पढ़ेंगे राइज ऑफ इंडिपेंडेंस, अफ्रीका के बारे में हो गया। फिर है नॉन एलाइड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। Some new nation adopted the policy of not to align with any of the two power blocks and military blocks.
विश्व की दो महासत्ताओं में विश्व विभाजित हो गया। They decided that they would maintain equal distance with both blocs. These nations were identified as non-allied nations and their foreign policy was called non-aligned policy. दो विरोधी महासत्ता और सैन्य गुट के साथ कई राष्ट्र शामिल हुए और कई राष्ट्र शामिल नहीं हुए, यानी कि विश्व में किसी भी सत्ता गुट या सैन्य गुट में न जुड़ने वाले राष्ट्र निर्गुट और उनके द्वारा अपनाई गई विदेश नीति को गुट निरपेक्ष नीति के रूप में जाना गया। कई राष्ट्र ऐसे हुए जो किसी के साथ भी नहीं जुड़े, उन्हें गुट निरपेक्ष राष्ट्र कहा गया, और जो इन्होंने पॉलिसी अपनाई थी उसे गुट निरपेक्ष नीति कहा गया था, जिसमें कि हमें किसी भी राष्ट्र के साथ में जुड़ना नहीं है, हम अपना कार्य खुद करेंगे। Those neutral nations that did not want to adopt the ideologies of either of the two superpower of the world wished to have an all-round development maintaining its unique existence. विश्व की दो महासत्ताओं की विचारधारा में जुड़े बिना तटस्थ राष्ट्र एक दूसरे के सहयोग से परंतु अपने अस्तित्व के साथ सर्वांगीण विकास करना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि हम किसी से जुड़ करके अपना विकास नहीं करें, हम एक दूसरे की मदद करके अपना विकास करें। अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया फर्स्ट प्रसिडेंट सुकारो, इजिप्ट सेकंड प्रेसिडेंट जमाल अब्देल नसार, घाना फर्स्ट प्रेसिडेंट क्वामे Nkrumah, and Yugoslavia President Josip Broz Tito got a thumping support for the movement. ये जो जितने भी प्रेसिडेंट थे स्वतंत्र राष्ट्रीय के, इन्होंने एक आंदोलन के ऊपर ये जितने भी प्रेसिडेंट हैं इन्होंने गॉट अ थम्बिंग सपोर्ट, उन्होंने थम्बिंग सपोर्ट किया फॉर द मूवमेंट, इस मूवमेंट के लिए कि हमें किसी के भी साथ नहीं जोड़ना है। इन दिस नॉन अलाइनमेंट काउंसिल 23 कंट्रीज ऑफ एशिया एंड 6 कंट्रीज ऑफ अफ्रीका वर प्रेजेंट। The organization was founded in Belgrade in 1961, known as NAM, Non-Aligned Movement. इस मूवमेंट को नॉन अलाइन मूवमेंट के रूप में जाना गया और इस परिषद में एशिया के 23 और अफ्रीका के 6 देशों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। परिषद ने विश्व के गरीब देशों की भी सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा साम्राज्यवाद का विरोध करने का ध्येय घोषित किया। नेहरू बिलीव दैट मूवमेंट कंटिन्यू टू सी अ रोल फॉर इटसेल्फ एज इन इट्स व्यू the world poorest nation remain exploited and marginalized, no longer by opposing superpower but rather in a unipolar world, and it is Western hegemony and neocolonialism that the movement has really realigned itself again. इसमें ये जो NAM कंप्लीट हुआ था वैल्यूएबल लीडरशिप के साथ में, उसमें जो नेहरू जी थे उन्होंने क्या कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गुट निरपेक्ष नीति अपनाई गई थी और इसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंस किसको दी गई थी, उसमें ये कहा गया था कि गरीब देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा साम्राज्यवाद का विरोध करने का ध्येय घोषित किया गया था। Sorry dear, but rather unipolar world, and it is Western hegemony and neocolonialism that the movement has really realigned itself again. It opposed foreign occupation, interferences in internal affairs and aggressive unilateral measure, but it has also shifted to focus on the socio-economic challenges facing member states, especially the inequalities manifested by globalization and the implication of neoliberal policies. The non-aligned movement has identified economic underdevelopment, poverty, and social injustice as growing threat to peace and security.
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई थी। गुटनिरपेक्ष नीति आंदोलन का मूल्यवान नेतृत्व प्रदान किया था। नेहरू जी मानते थे कि कोई भी सत्ता गुट या सैन्य गुट में शामिल होने के बदले तटस्थ रहने से राष्ट्रीय हितों की रक्षा अधिक अच्छी तरह से हो सकती है। भारत की यह भी मान्यता थी कि विश्व को दो प्रतिस्पर्धी सत्ता गुटों या सैन्य गुटों में विभाजन विश्व शांति के लिए खतरा रूप और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए हानिकारक हो सकता है। मतलब नेहरू जी ये मानते थे कि दो प्रतिस्पर्धी सत्ता गुटों या सैन्य गुटों में विभाजन अगर होता है तो ये क्या है, विश्व शांति के लिए खतरा है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए हानिकारक भी है। फिर टुडे मोर एंड मोर कंट्रीज हैव ज्वाइंड नॉन अलाइन मूवमेंट। यूनियन समिट was held at Kuala Lumpur on 13th May 2003. For the last 4 decades, many incidents have happened. With the disintegration of Soviet Union, Russia's power decreased. America emerged as a superpower. Imperial policy decreases to minimum in other countries. In these situations, non-aligned movement played a dominant रोल। आज विश्व के सबसे अधिक देश गुट निरपेक्ष गुट के सदस्य हैं। क्योंकि सभी देश क्या चाहते हैं कि हम अपना स्वतंत्र विकास करें और एक दूसरे की मदद करें। कुआलालंपुर में 13वां शिखर सम्मेलन में आयोजित किया गया था। अंतिम 4 दशक में विश्व स्तर पर अनेक घटनाएं घटी हैं। बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे गए हैं। सोवियत संघ का विघटन होने से रूस का वर्चस्व कम हुआ है। अमेरिका एकमात्र महासत्ता के रूप में मजबूत बना रहा है और देखा जाए तो विश्व के देशों की साम्राज्यवादी नीति घटती जा रही है और गुट निरपेक्ष गुटों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। हर कोई अपने आप को स्वतंत्र रख करके अपना विकास करना चाहता है। फिर है पार्टीशन एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी का विभाजन और एकीकरण। जर्मनी वॉज द मेन कॉज बिहाइंड बोथ द वर्ल्ड वॉर। इट फेस्ड अ ह्यूमिलेटिंग डिफीट इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? जर्मनी को। और जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में भी ध्वंस हुआ। जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ ना वो कहाँ हुआ था? जर्मनी में ही हुआ था। ऑल इट्स स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी कोलैप्स्ड कम्प्लीटली। इससे क्या हुआ? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रीढ़ पूरी जर्मनी की टूट गई। देयर वॉज नॉट अ सिंगल लार्ज पार्टी लेफ्ट इन द होल ऑफ जर्मनी दैट कुड रूल द नेशन। यहाँ पे कोई एक सिंगल पार्टी नहीं बची थी जो जर्मनी के पूरे राष्ट्र के ऊपर शासन कर सके। इन एडिशन टू दैट देयर वॉज फियर दैट जर्मनी वुड पोज थ्रेट टू द world once again if it emerges as a military power once again। युद्ध समाप्त होने पर विजेता राष्ट्रों ने जर्मनी को 4 प्रशासनिक विभागों में बांट दिया। यहाँ पे कोई ऐसा नेता नहीं था कि जो जर्मनी को पूरी तरीके से संभाल सके। अमेरिका एंड अदर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एस्टैब्लिश फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। दिस वॉज एडमिनिस्ट्रेटेड जॉइंटली बाई अमेरिका, ब्रिटेन एंड फ्रांस। और ये किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट जॉइंटली, इसको राजनीतिक रूप से किसने ज्वाइन किया था जर्मनी को? अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने। ऑन द अदर साइड द सोवियत यूनियन ऑल्सो डिक्लेयर ईस्ट जर्मनी एज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ ईस्ट जर्मनी। और इसी के साथ में जो सोवियत संघ था उसने डिक्लेयर किया था कि जो जर्मनी का ईस्ट वाला पार्ट है उसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ ईस्ट जर्मनी के नाम से उन्होंने घोषित कर दिया। दस आफ्टर द वार 2 इंडिपेंडेंस जर्मन स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस। ये इस तरीके से जर्मनी के 2 पार्ट हो गए। एक को किसने ज्वाइन किया था? अमेरिका और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ ने। और हमें जो जर्मनी का दूसरा पार्ट है उसको सोवियत यूनियन ने कवर कर लिया था। इस तरीके से जर्मनी के 2 पार्ट हो गए, namely West Germany and East Germany. As Germany 3 western segments were united, 3 administrative segments of Berlin also united. As Germany's 3 western segment, जर्मनी के जो 3 जो वेस्टर्न सेगमेंट हुए थे, जर्मनीज 3 वेस्टर्न सेगमेंट
पश्चिम जर्मनी के 3 विभागों का एकीकरण किया गया। और उसी तरीके से जिस तरीके से पश्चिमी जर्मनी के 3 विभागों का एकीकरण किया, बर्लिन के भी 3 विभागों का एकीकरण किया गया। इन अ रिएक्शन टू द सोवियत यूनियन इन अप्रैल 1948 डिक्लेयर्ड बर्लिन ब्लॉकेड। और इसी तरीके से इसी प्रक्रिया में विरोध स्वरूप सोवियत यूनियन ने बर्लिन की नाकाबंदी घोषित कर दी थी। कब की थी? 1948 में। दिस रिजल्टेड इनटू ट्रेमेंडियस टेंशन बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड वेस्टर्न कंट्रीज। और इस तरीके से दोनों ने एक दूसरे को रिजल्टेड, और इसका परिणाम क्या हुआ? ट्रेमेंडियस टेंशन बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड वेस्टर्न कंट्रीज। परिणाम स्वरूप जो पश्चिमी देश और सोवियत यूनियन के बीच में भारी तनाव पैदा हो गया। लेटर ऑन उसके बाद हाई ऑफ 42 किलोमीटर लॉन्ग वॉल सेपरेटिंग वेस्टर्न एंड ईस्टर्न बर्लिन वाज कंस्ट्रक्टेड। फिर यहाँ पे जो 42 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई गई जिससे कि पश्चिम बर्लिन और पूर्वी बर्लिन अलग हो सके। The communist government tried to prevent thousands of East German citizens from jumping and entering into the free atmosphere of the Western Germany. पूर्व बर्लिन में रहने वाले जर्मन जुल्म और कठोरतापूर्ण वातावरण में से पश्चिम बर्लिन के मुक्त और खुले वातावरण में भाग जाने के लिए उतावले हुए। उन्होंने क्या कहा कि हम यहाँ से जो फ्री बर्लिन है वहाँ पे हम चले जाएंगे। द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ट्राई टू प्रिवेंट थाउजेंड ऑफ ईस्ट जर्मन सिटीजन्स फ्रॉम जंपिंग एंड एंटरिंग इनटू द फ्री एटमॉस्फेयर ऑफ वेस्टर्न जर्मनी। वो सभी वेस्टर्न जर्मनी में जाना चाहते थे क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा था? फ्री था, सभी स्वतंत्र थे। मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइफ इन डूइंग सो। और ऐसा करने में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान खो दी। आफ्टर अबाउट 4 to 4.5 decade वेस्टर्न जर्मनी मेड एस्टोनिशिंग डेवलपमेंट। और यहाँ पे जब 4 to 4 decades एंड हाफ डिकेड्स, जब उसके बाद में 4.5 दशक के समय पश्चिम जर्मनी ने खूब विकास किया। 4 to 4 decades, सॉरी डियर, वो मिस हो गया है। वेस्टर्न जर्मनी मेड एस्टोनिशिंग डेवलपमेंट, खूब विकास किया। एक्सपर्ट कंसिडर दिस एज जर्मन मिरेकल। और एक्सपर्ट जो है इसे जर्मन के जादू के नाम से जानते हैं। देयर वॉज नो रिमार्केबल चेंज इन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ईस्ट जर्मनी। द ईस्ट जर्मन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट क्रॉस्ड ऑल होप ऑफ इट्स पीपल फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद उसके आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में सिद्धि प्राप्त की और जर्मन चमत्कार के रूप में जाना गया। द ईस्ट जर्मन कम्युनिस्ट गवर्न क्रश्ड ऑल होप्स। और जो ईस्ट जर्मन था, ईस्ट जर्मन कम्युनिस्ट जो सरकार थी, गवर्नमेंट थी, क्रश्ड ऑल होप्स ऑफ इट्स पीपल, उनके लोगों की सभी होप्स को क्रश किया। फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और राजनीतिक स्वतंत्रता दी उन्हें और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी किया। टिल 1990 मैनी इंपॉर्टेंट एंड फार फैचिंग चेंजेस टू प्लेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। 1990 तक के समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण और दूरगामी परिवर्तन आए। ओविंग टू मैनी रीजन द कोल्ड वॉर एमंग सुपर पावर ऑल्सो एंडेड, जिसके कारण शीत युद्ध का प्रभाव मंद पड़ गया और जो सुपर पावर है उनका भी एंड होने लगा। और जो शीत युद्ध है वो भी कम होने लगा। दीज ईयर विटनेस्ड क्रैक इन अदरवाइज इम्प्रेजेबल सोवियत यूनियन। Ultimately, Soviet Union was disintegrated as a conquest of it on October 3rd, 1990. Both the Germany united. सोवियत संघ का विघटन शुरू हो गया। पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच कड़वाहट खड़े करने वाले कई मुद्दे अब नहीं रहे। इससे दोनों देशों के बीच समझौता हुआ जिसके परिणाम स्वरूप दोनों जर्मनी का एकीकरण हो गया। एकीकरण कब हुआ था? 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी के दोनों जो भाग थे उन दोनों का एकीकरण
हो गया। पीपल ब्रोक डाउन द जर्मन वॉल, लोगों ने जर्मन की वॉल को तोड़ दिया, विच वॉज द सिंबल ऑफ जर्मनी जर्मन डिवीजन, जो कि सिंबल था कि जर्मनी बटा हुआ, उस दीवार को तोड़ दिया जो 42 किलोमीटर दीवार बनाई थी उसको। पीपल कंसिडर्ड डिमोलिशन ऑफ द बर्लिन वॉल as the end of the Cold War era and celebrated the occasion of wholeheartedly। और लोगों ने क्या, बर्लिन की दीवार जो जर्मन के लोगों के लिए बहुत ही दुख, वियोग और संताप करुणा का कारण बनी हुई थी, उसको तोड़ दिया और उसे हर्ष और उल्लास के रूप में उस दिन को वो लोग मनाने लगे। Today, unified Germany has turned out to be the strongest economic power in Europe. After 1990, they have made a tremendous effort to be the strongest economic nation in the last decade. Today, it has become one of the most important and leading nation in Europe. संयुक्त बने जर्मनी ने 1990 के बाद के दशक में तीव्र गति से प्रगति की। जर्मनी ने राजनीतिक, आर्थिक, व्यापार, वाणिज्य, सामाजिक, आर्थिक आदि क्षेत्र में प्रगति करके यूरोप का अत्यंत ही संपन्न और इम्पोर्टेंट राष्ट्र बन गया, सबसे लीडिंग करने वाला राष्ट्र बन गया। कौन सा? जर्मनी। फिर है सोवियत रूस का विघटन, डिस्टिंग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, सोवियत रूस का विघटन। ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के अंतिम दौर के समय सोवियत यूनियन प्राइम मिनिस्टर मिखाइल गोर्बाचेव लिबरल पॉलिसी लेड टू डिस्टिग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन के दौरान 20वीं सदी के अंतिम दौर के दौरान सोवियत यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोर्बाचेव की उदारवादी नीति के कारण सोवियत यूनियन की विचारधारा में आए परिवर्तन से सोवियत यूनियन का विघटन शुरू हो गया। पीसफुल डिस्टिग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन इज कंसिडर्ड एज इपोच मेकिंग इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सोवियत यूनियन का शांतिपूर्ण विघटन विश्व राजनीति की स्मरणीय घटना मानी जाती है। मिखाइल गोर्बाचेव became the prime minister from the socialistic side on 11th March 1985. He had a liberal attitude. Russia had progressed tremendously in the field of science and technology. They also had acquired capability to compete with superpower like अमेरिका। मिखाइल गोर्बाचेव साम्यवादी दल के लिए नए महामंत्री के रूप में 11 मार्च 1985 में सत्ता में आए। वे उदारवादी विचारधारा के थे। रूस ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति की। वह अमेरिकी महासत्ता के समान शक्तिशाली बन गया। गोर्बाचेव एडॉप्टेड टू पॉलिसीज, ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका। गोर्बाचेव की ग्लासनेस्त खुलापन और पेरेस्ट्रोइका का मतलब है आर्थिक और सामाजिक सुधार की नीति, और ग्लासनेस्त का मतलब है खुलापन। नीतियों के कारण जो इनकी नीति थी, किसकी नीति थी? ये गोर्बाचेव की। इन दिस वे, इन्हीं नीतियों के कारण गोर्बाचेव इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म इन द प्लेस ऑफ सिंगल हैंडेड कम्युनिस्ट रूल। नीतियों के कारण सोवियत समाजवादी प्रजातंत्रात्मक संघ की स्वतंत्रता प्राप्ति जागृत हुई और उससे सोवियत संघ के घटक राज्य द्वारा एक एक करके सब फ्री होने लगे। द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, द सोवियत ब्रोचे एंड द रेड आर्मी स्टार्टेड वीकनिंग। और धीरे धीरे क्या हुआ कि सोवियत यूनियन के प्रशासनिक तंत्र पर साम्यवादी दल और जो ये लाल सेना थी और अमलदार शाही थे, उनकी पकड़ क्या हुई? धीरे धीरे ढीली होने लगी। सोवियत यूनियन के प्रशासनिक तंत्र पर साम्यवादी दल, अमलदार शाही और जो रेड आर्मी है, उनकी पकड़ धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। किसके कारण? गोर्बाचेव की दोनों पॉलिसीज़ के कारण। इन 1990 प्रोसेस ऑफ द डिस्टिग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन बिगेन टूवर्ड द एंड। आउट ऑफ 15 states 14 states become independent and disintegration of Soviet Union came to an end। सोवियत यूनियन के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। अंत में कुल 15 राज्यों में से 14 राज्य स्वतंत्र होने से विघटन की प्रक्रिया पूरी हुई। फिर अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे
इंडियाज कंट्रीब्यूशन एट द इंटरनेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का योगदान। Yes, India has contributed significantly at the international level during its freedom struggle and after its independence. आज़ादी के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इंडिया हैज़ ऑलवेज अपोज्ड इम्पेरियलिज्म, कॉलोनिज्म एंड एविल लाइक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। विश्व में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, काले गोरे के बीच रंगभेद की नीतियों के विरुद्ध हमेशा भारत ने हमेशा उसके अपोजिट ही रहा है। इट हैज़ सपोर्टेड मूवमेंट अपोजिंग सच एविल्स, और हमेशा इन्होंने ऐसे जो मूवमेंट थे जिसमें ये बुराइयाँ थी उनको हमेशा सपोर्ट किया है भारत ने। इंडिया हैज़ ऑलवेज रिमेन्ड एक्टिव इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड इज़ एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन ऑल इट्स एक्टिविटी। भारत हमेशा ही यूनाइटेड नेशन के समर्थन में रहा है और इसकी सभी गतिविधियों में इन्वॉल्व भी रहा है। इंडिया had played an important role by sending its military to support United Nation effort in maintaining international peace and security. इंडिया हमेशा एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती आई है। इंडिया ने जब यूनाइटेड नेशन में शांति प्रक्रिया स्थापित करनी थी तो अपनी सेना को भेज के यूनाइटेड नेशन को सपोर्ट भी किया था, जिससे कि शांति और सुरक्षा स्थापित हो सके, राष्ट्रीय शांति सुरक्षा स्थापना के लिए। इंडिया हैड वर्कड applicably by sending military troops to countries like Gaza, Cyprus, Congo and Sri Lanka during their conflict। और जब ये सारे जो कंट्रीज़ है यहाँ पे जब प्रॉब्लम्स थी, जब ये लोग स्वतंत्र होना चाहते थे, तब इंडिया ने इनकी भी मदद की थी। इंडिया हैज़ हेल्प्ड एक्टिवली इन मेंटेनिंग पीस। इंडिया हमेशा से शांति स्थापित करने के लिए एक्टिव रहा है, हमेशा मददगार रहा है। इंडिया हैज़ persistently emphasized on the need of disarmament to achieve world peace and security। भारत हमेशा निशस्त्रीकरण का समर्थन करता रहा है और सुरक्षा और शांति के साथ में रहा है। इन दिस इश्यूज इट हैज़ टेकन लीडरशिप इन डिबेट वर्ल्ड अराउंड एंड इन मेकिंग यूजफुल सजेशन। इसीलिए इंडिया को हमेशा यूजफुल सजेशंस में साथ में रखा गया। इंडिया हैज़ एक्सप्रेस्ड द डिज़ायर ऑफ द एंटायर ह्यूमैनिटी फॉर पीस बाय presenting a proposal for total nuclear disarmament in the United Nation जर्मनी असेंबली। अब जो जर्मनी की जो असेंबली थी, जो जर्मनी में जो असेंबली की गई थी, उसमें भारत ने यही कहा था कि हमें निशस्त्रीकरण को ही अपनाना चाहिए, जिससे कि संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा थी उसमें परमाणु शस्त्रों का संपूर्ण निशस्त्रीकरण करने का प्रस्ताव भारत ने ही रखा था। टू स्पेंड द मनी इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर पीपल इन अदर कंट्रीज इंस्टेड ऑफ यूजिंग मनी इन क्रिएशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन एंड मिलिट्री हैज़ ऑलवेज बी डिमांडेड फ्रॉम इंडिया इन द यूनाइटेड नेशन। और भारत हमेशा ये कहता था कि घातक शस्त्रों का उत्पादन बंद करके सैन्य संख्या घटाकर उस धन को विश्व की गरीबी और भूखमरी से पीड़ित जनता को ऊपर उठाने के लिए, उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए काम में लेना चाहिए। वर्ल्ड पीस हैज़ परमानेंटली रिमेन्ड इंडियाज़ प्राइमरी कंसर्न फॉर इट्स फॉरेन पॉलिसी। भारत का इस तरह विश्व शांति भारत की विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत रहा है। इंडिया हैज़ ऑलवेज रिमेन्ड एक्टिव टू अचीव एन एटमॉस्फेयर ऑफ कोऑपरेशन, ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग नेशन। विश्व शांति के लिए राष्ट्र के बीच सहयोग, विश्वास और समझदारी का वातावरण स्थापित करने के लिए भारत ने हमेशा सतत प्रयास किए हैं। फिर इंडियाज़ रिलेशन विद अदर कंट्रीज, भारत के दूसरे देशों के साथ में संबंध। रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट, भारत का अमेरिका के साथ में संबंध, यूनाइटेड स्टेट के साथ में संबंध। बोथ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट आर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। भारत और यूनाइटेड स्टेट दोनों जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, प्रजातंत्रात्मक देश है। अपार्ट फ्रॉम हैविंग लॉट ऑफ सिमिलरिटीज, देयर हैज़ बीन लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन इन द रिलेशनशिप ऑल्सो। भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच अनेक समानताएं होने पर भी भारत और यूनाइटेड स्टेट के संबंधों में उतार चढ़ाव रहे हैं। द यूनाइटेड स्टेट डिड नॉट लाइक इंडियाज़ रोल ऑफ नॉट ज्वाइनिंग एनी पावर ब्लॉक
एंड एक्सेप्टिंग नॉन अलाइंग पॉलिसी आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस। आज़ादी प्राप्त करने के बाद भारत ने किसी भी सत्ता गुट में शामिल न होकर गुटनिरपेक्ष नीति को स्वीकार की, जो यूनाइटेड स्टेट को अच्छा नहीं लगा। फर्दर दे हैव होप्ड दैट इंडिया वुड जॉइन देम, बट इंडिया जॉइन नॉन अलाइंड मूवमेंट फॉर इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो यूनाइटेड स्टेट ये हमेशा से चाहते थे कि भारत उनके साथ में जुड़ जाए, लेकिन उन्होंने वो भारत उनके साथ नहीं जुड़ करके अपने आप का खुद विकास करने के लिए नॉन अलाइंड नीति को उन्होंने अपनाया था, भारत को गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया था। There is another reason that amicable relation between India and US could not grow. There is another reason. यहाँ पे एक दूसरा रीज़न भी है, मतलब जो ये देश था उसको हमेशा से ये उम्मीद थी कि भारत कभी ना कभी उसके अंदर जुड़ेगा ही। देयर इज़ अनदर रीज़न दैट एमिकेबल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड यूएस कुड नॉट ग्रो। और यही कारण था कि इंडिया और यूएस का जो रिलेशन है वो काफ़ी समय तक मतलब अच्छे से नहीं आगे बढ़ पाया। दैट इज़ यूएस पॉलिसी ऑफ फॉरिंग पाकिस्तान। और इसी कारण से पाकिस्तान का निर्माण भी हुआ। और फिर इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान का पक्ष लेना चालू कर दिया। दे सपोर्टेड पाकिस्तान इन द केस ऑफ जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान हैड जॉइन यूएस लेड पावर एंड मिलिट्री ब्लॉक। पाकिस्तान ने भी यूएस को ज्वाइन किया मिलिट्री से, अपने जो सैन्य दल को बढ़ाने के लिए। वेयर एज इंडिया हैड अडॉप्ट पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। यहाँ एक तरफ भारत हमेशा गुटनिरपेक्ष नीति की तरफ ही रहा, भले ही जिसको जो करना हो करे, लेकिन हमें तो अपना स्वतंत्र विकास ही करना है। ट्रीटीज रिगार्डिंग न्यूक्लियर वेपन हैव बिकम वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ डिसआर्ममेंट बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट। treaties regarding nuclear weapons have become one of the most important point। one of the most important point था, कौन सा था कि जो न्यूक्लियर वेपन्स था, न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के जो संधि की गई थी और निशस्त्रीकरण को अपनाया गया था, ये इन दोनों में एक मेन था, एक मतलब समान नीति थी दोनों की, कि यूएस भी यही चाहता था कि निशस्त्रीकरण किया जाए, इंडिया भी यही चाहता था। यूनाइटेड स्टेट हैज़ persisted that India should sign the nuclear non-proliferation treaty and comprehensive test ban treaty. When India conducted nuclear test in Pokhran in Rajasthan in 1998, it was taken seriously and certain sanctions were imposed against India as US aided financially and technology। फिर क्या किया, अपने इरादों और आग्रह की अवहेलना होने पर यूनाइटेड स्टेट भारत पर नाराज हुआ। कब नाराज हुआ कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट के साथ में ज्वाइन नहीं हुआ भारत। और फिर जो ये निशस्त्रीकरण को लेकर के संधि की गई थी उसके विरुद्ध भारत ने क्या किया था, हस्ताक्षर नहीं किया। किसके ऊपर से हस्ताक्षर नहीं किया गया था, ये देखो कि जो परमाणु संधि जो थी उसके ऊपर भारत ने हस्ताक्षर नहीं करके पोखरण में इसने अपना एक टेस्ट किया था, न्यूक्लियर टेस्ट। उससे भारत के विरुद्ध कई प्रतिबंध लगाए गए जो समय बीतने पर नरम पड़ा। आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में भारत को अमेरिका की सहायता मिलती रही। भारत, ये लोग चाहते थे कि भारत उनके अंडर में रहे, अगर उन्हें परमाणु परीक्षण भी करना है तो इन लोगों की परमिशन लेनी पड़े, पर भारत ने इसके ऊपर संधि नहीं की थी। और इसी के तहत भारत ने अपना एक परमाणु परीक्षण भी किया था, जिसे पोखरण में। और उस समय ये काफ़ी नाराज़ हो गया था यूएस कि भारत ने ऐसा क्यों किया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे उस टाइम जो नाराज़ हुआ, जो प्रतिबंध लगाए, धीरे धीरे वो ढीले पड़ते गए और यूएस भारत की तरफ आ गया। देयर इज़ अ रिमार्केबल चेंज रिलेशन बिटवीन बोथ कंट्रीज आफ्टर टेरिटरीज अटैक ऑफ न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऑफ ऑन सितंबर 11, 2001। ये सबसे एक बहुत ही दर्दनाक घटना थी जो न्यूयॉर्क में घटी गई थी। यूनाइटेड स्टेट के न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकवादी हमले के बाद दोनों देशों में सुधार आया। ये हमला बहुत ही खतरनाक था और इसमें बहुत ज़्यादा जानमाल की हानि हुई थी। द यूनाइटेड नेशन इज़ नाउ एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट इंडिया इज़ ग्रोइंग इकोनॉमिकली वेरी फास्ट। नाउ बोथ द कंट्रीज विश दैट देयर शुड बी इंटीमेट रिलेशनशिप विद ईच अदर। इस बात को अब स्वीकार करने लगा कि अब
भारत ने क्या किया, भारत ने भी अपने आर्थिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगति की और इस बात को भी स्वीकार कर लिया गया कि दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ संबंध बनाने की इच्छा रखता है। कौन रखता है? यूनाइटेड स्टेट और भारत के बीच में, भारत ये दोनों एक दूसरे के साथ में संबंध स्थापित करना चाहते थे, पर दोस्ती वाला। इन सितंबर 2014-15 इंडियाज प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विजिटेड अमेरिका इवन एड्रेस्ड द यूनाइटेड नेशन। अमेरिका प्रेसिडेंट बराक ओबामा was the first American president to be the chief guest for India's 66th Republic Day celebrations. In this way, America and India now have a cordial and amicable relations. The issue of terrorism are concern of the head of the country. सितंबर 2014 टू 15 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की मुलाकात ली और संयुक्त राष्ट्र की महासभा को संबोधित भी किया। यूनाइटेड अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा 26 जनवरी 2050 को भारत के 66वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य मेहमान के रूप में भारत आए। भारतीय गणतंत्र दिवस में भाग लेने वाले अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। इस तरह भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे हो गए। आतंकवाद की समस्या पर इन दोनों ने डिस्कस किया, चिंता जताई। Relations between India and Soviet Union. The Soviet Union has helped India considerably in establishing heavy and key industries. The Soviet Union has taken India's side in the issues of Jammu Kashmir. They also have often exercised their veto power in the United Nations Security Council to see that proposal against India pertaining to Jammu Kashmir issue should not pass. In this way, Russia and India have a very close friendly relations. भारत में बड़े उद्योग स्थापित करने में रक्षा के क्षेत्र में सोवियत रूस ने हमेशा आर्थिक और तकनीकी मदद की है भारत की। कश्मीर की समस्या के समय भी भारत का पक्ष लिया था सोवियत रूस ने। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा समिति में कश्मीर के मसले पर भारत विरुद्ध प्रस्ताव न हो, इसके लिए अनेक बार वीटो सहायता का उपयोग किया गया। कश्मीर समस्या पर वैश्विक स्तर पर भारत के मत का समर्थन किया है सोवियत रूस ने। इस तरह से रूस और भारत के बीच हमेशा से मजबूत संबंध रहे हैं। भारत और रूस हमेशा बहुत अच्छा दोस्त रहा है। फिर इंडियाज रिलेशन विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज, भारत पड़ोसी देशों के साथ संबंध। भारत पाकिस्तान के बारे में पढ़ते हैं हम। इमीडिएटली आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वर वेरी स्ट्रेसफुल। भारत और पाकिस्तान के संबंध जो हमेशा तनावपूर्ण रहे हैं। Three gruesome war took place between India and Pakistan in the year 1948, 1965 and 1971. एंड इन ऑल दीज वॉर्स पाकिस्तान वॉज डिफीटेड। ये जो 3 युद्ध हुए थे भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसमें हमेशा पाकिस्तान हारा है। बोथ द कंट्रीज हैव तशकंत एंड शिमला ट्रीटी बट पाकिस्तान डज नॉट फॉलो इट विद utmost devotions. In 1999, Kargil war between India and Pakistan took place. Fortunately, head of both the country have expressed eagerness to resolve all issues peacefully through negotiations. दोनों देशों के बीच ताशकंद समझौता, शिमला समझौता होने के बाद भी पाकिस्तान ने इन समझौता का कोई अनुसरण नहीं किया। इसके बाद में 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी समस्या का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। फिर अब भारत के चीन के साथ में, चाइना के साथ में कैसे रिलेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। इंडिया एंड चाइना रिलेशंस स्टार्टेड इन द ईयर 1954 when China displayed its boundary region on map is distributed the relation between India and China. ऐसा कह सकते हैं कि भारत और चीन के संबंधों की शुरुआत 1954 में चीन ने जब सीमाओं का नक्शा प्रकाशित किया तो भारत और चीन के संबंध में दरार पड़ गई। India opposed greatly when China showed most of the region belonging to India as belong to them. चीन ने ये एक्सपोज किया कि इंडिया के काफ़ी सारे जो क्षेत्र है वो हमारे में आते हैं। द मैकमोहन बॉर्डर शोविंग द बॉर्डर रीजन बिटवीन चाइना इंडिया एंड चाइना वॉज रिजेक्टेड। चाइना ने रिजेक्ट कर दिया कि मैकमोहन बॉर्डर जो है वो बॉर्डर नहीं है इंडिया और चाइना के बीच की।
चाइना एंड इट लेड टू फर्दर डिस्कम्फर्ट इन द रिलेशंस, और इसी कारण से इंडिया और चाइना के रिलेशंस में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो गई। चाइना अटैक इंडिया इन 1962 एंड कैप्चर द रीजन विच वर डिस्प्लेड इन देयर मैप। चाइना ने क्या किया, 1962 में भारत पर आक्रमण किया और जिस प्रदेश को उसने अपने प्रदेश के रूप में दिखाया था उसके ऊपर कब्जा कर दिया। इंडिया सेंड मिलिट्री ट्रूप टू इट्स बॉर्डर रीजन टू सेफगार्ड फ्रॉम चाइना। फिर भारत ने क्या किया कि भारत ने सीमा की रक्षा के लिए सेना उस समय वहाँ पे भेजी। चाइना पुट एन एंड टू द वार एंड इन दिस वे वॉर एंडेड। चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित किया और इस तरीके से युद्ध पूरा समाप्त हो गया। To resolve these problems, many meetings were held, but it turned out to be futile. इस प्रश्न को हल करने के लिए काफ़ी मंत्रणाएं की गई पर इसके ऊपर कोई समाधान नहीं हो सका। But in the last decade, China and India have had cooperative and friendly relation. India Prime Minister Shri Narendra Modi invited Shri Jinping, the Prime Minister of China, to riverfront Ahmedabad for a कॉर्टसी विजिट। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के प्रधानमंत्री जिनपिंग के बीच रिवर फ्रंट अहमदाबाद के में सौजन्यपूर्ण मुलाकात हुई। फिर भारत और बांग्लादेश के बीच में कैसे संबंध है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। बांग्लादेश गॉट फ्रीडम आफ्टर मैनी स्ट्रगल। बांग्लादेश ने बहुत संघर्ष करके स्वतंत्रता प्राप्त की। इन द ईयर 1971 बांग्लादेश बिकेम इंडिपेंडेंस एंड सॉवरेन कंट्रीज एज अर्लियर इज इट वॉज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। इसमें बांग्लादेश जो है 1971 में स्वतंत्र हुआ और इसका उसमें पहले यह पाकिस्तान का हिस्सा था। पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, फिर 1971 में ये स्वतंत्र हो गया। एज अ न्यू अपकमिंग कंट्री इंडिया हेल्प्ड बांग्लादेश फाइनेंशियली। जब बांग्लादेश एक न्यू कंट्री के रूप में उदय हुआ इसका, तब भारत ने इसकी मदद की फाइनेंशियली, टेक्निकली, फिजिकली, बाय गिविंग इक्विपमेंट फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सारे इक्विपमेंट भी भारत ने बांग्लादेश को दिए। बट देयर आर सर्टेन इश्यूज विच गेव राइजन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कुछ कारणों के कारण से डिस्प्यूट हो गया, दरारें आ गई। द यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर गंगा एंड इट्स प्रॉपर चैनलाइजिंग हैज़ बीन टॉक्ड आउट बिटवीन द टू कंट्रीज during flood, cyclone and other natural calamities. India has helped immensely. In 2015 concert talk have taken place in matter of dispute geographical land region and the citizenship of people. अतिवृष्टि, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदा के समय भारत ने बांग्लादेश को पर्याप्त मदद की है, लेकिन गंगा नदी के पानी का उपयोग और विभाजन के संबंध में हुई चर्चा का समाधान किया गया। कुछ बातें ऐसी थी जिससे क्या हुआ था कि बांग्लादेश और भारत के बीच में मतभेद हो गए थे। गंगा नदी के पानी का उपयोग और विभाजन जो था उसके लिए इन दोनों के बीच मतभेद हो रहे थे, तो उसका समाधान किया गया। फिर भारत ने जब भी नेचुरल कैलेमिटीज़ आती है तब भी बांग्लादेश की मदद की, और दोनों राष्ट्र के बीच 2015 में विवादित भूमि क्षेत्र और क्षेत्र के लोगों की नागरिकता के संबंध में समस्या का निराकरण की बातचीत भी हुई। अब हम पढ़ेंगे इंडिया बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे इंडिया और भूटान के बारे में। In a peaceful and cordial friendship treaty had been signed between India and Bhutan in the year 1949. भारत ने भूटान के साथ स्थायी संधि और मित्रता की संधि की थी 1949. Bhutan has trustfully sided India in its security and foreign policies. India assured to aid Bhutan in telecommunication and transportation. Prime Minister Jawaharlal Nehru visited Bhutan in the year 1958 and thereafter India President too had visited Bhutan in the year 1970. इंडिया और भूटान के बीच में हमेशा शांतिपूर्ण संबंध स्थापित रहे, दोनों एक दूसरे की मदद करते रहे हैं। इंडिया हेल्प भूटान इन बिकमिंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन द ईयर ऑफ 1971. भारत ने भूटान की मदद की थी यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनने में भी। देयर इज़ नेवर अ ट्रबल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड भूटान। इंडिया और भूटान के बीच में कभी भी मतभेद नहीं रहा है, कोई मुश्किलें नहीं आई है।
India's Prime Minister Shri Narendra Modi visited Bhutan in the year 2014 and said that India's progress has direct effect on its neighboring countries. The inter-security related cooperation has been done satisfactorily. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने भूटान की मुलाकात ली और उस समय प्रधानमंत्री ने चर्चा के दौरान ये कहा था कि भारत प्रगति करेगा तो उसका प्रत्यक्ष प्रभाव जो होगा पड़ोसी देश पर भी पड़ेगा। दोनों देशों के पारस्परिक सुरक्षा संबंधी सहयोग पर संतोष व्यक्त किया गया। फिर अब हम पढ़ेंगे इंडिया श्रीलंका के बारे में। द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इज़ वेरी ओल्ड। इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस काफ़ी पुराने हैं। मैनी तमिलियन ऑफ इंडिया हैव गॉन टू श्रीलंका एंड सेटल्ड देयर आफ्टर। भारत से भारतीय विशेष रूप से तमिल लोग अधिक समय से श्रीलंका में बसे हुए हैं। देयर सिटीजनशिप वॉज द मेन इश्यू बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका बट continuous talk has resolved it. The problem of Tamilians and peaceful talk between Tamil organization and Sri Lankan's government was the priority of India. India's Prime Minister Shri Narendra Modi visited to troubled region of Tamilians in Jaffna on 13th March 2015. India assisted financially for the reconstruction of 27,000 houses for rehabilitation of Tamilians. Today, India and Sri Lanka have very cordial relations. श्रीलंका के साथ तो भारत का बहुत ही ज़्यादा पुराना संबंध है। भारत से बहुत से भारतीय विशेष रूप से तमिल लोग जो है वहाँ पे श्रीलंका में रहते हैं, वहाँ के स्थायी बने हुए हैं। उन लोगों की नागरिकता का प्रश्न दोनों के बीच मतभेद का मुद्दा बना, परंतु दोनों देशों ने समझौता द्वारा इसका हल कर दिया। श्रीलंका में के तमिल संगठनों और श्रीलंका की सरकार तमिल समस्या का शांतिपूर्ण समाधान करे, ऐसी भारत की इच्छा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने श्रीलंका की मुलाकात ली। श्रीलंकन तमिल असरग्रस्तों के पुनर्वास के लिए 27,000 मकान भारत की आर्थिक सहायता से बनवाए गए हैं। कहाँ पे? श्रीलंका में। आज श्रीलंका के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध है, उनके अच्छे से रिलेशंस है। अब हम पढ़ेंगे भारत और नेपाल। द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल स्टार्टेड विद द साइनिंग ट्रीटी इन द ईयर 1950। नेपाल और भारत के बीच संबंधों का आरंभ देशों के बीच किए गए समझौते से हुआ। भारत और नेपाल। फिर अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी, इस समझौते के अनुसार बोथ कंट्रीज आर कंसिडर्ड टू बी सॉवरेन एंड टू प्रिजर्व रीजनल यूनिटी एज वेल एज कम्युनिकेशन ऑफ सिटीजन्स इन बोथ द कंट्रीज। इंडिया हैज़ हेल्प्ड नेपाल सोशली एंड इकोनॉमिकली। इस समझौते के अनुसार दोनों ने एक दूसरे के सार्वभौम और प्रादेशिक अखंडता की रक्षा को स्वीकार किया और दोनों देशों के नागरिकों के एक दूसरे के देश में मुक्त आवागमन को मान्य रखा गया। इंडिया है हेल्प नेपाल सोशल एंड इकोनॉमिकली। नेपाल ने सामाजिक आर्थिक विकास में भारत ने बहुत बड़ी मदद की है। नेपाल के सामाजिक आर्थिक विकास में भारत ने मदद की है। किसकी? नेपाल की। नेपाली स्टूडेंट विजिट इंडिया फॉर हायर स्टडीज़। जो नेपाली स्टूडेंट है हायर स्टडीज़ के लिए भारत में आ सकते हैं। द रिवर फ्लोइंग फ्रॉम हिमालय कम फ्रॉम द वेरियस रीजन ऑफ नेपाल। जो द रिवर फ्लोइंग फ्रॉम हिमालय से जो नदियाँ बहती है वो काफ़ी नेपाल के देशों से आती है। ड्यू टू दिस ड्यूरिंग रेन इट्स इफेक्टेड इंडिया badly. To stop the flood due to this river, talk have begun between these two countries. On 25th April 2015, Nepal faced a destructive earthquake of the magnitude of 7.8 on Richter scale, which caused the death of 8,000 people. India aided in relief and rehabilitation work in the area affected by earthquake. नदियों के बाढ़ को रोकने के लिए भारत और नेपाल के बीच समझौता करने के लिए भारत का हमेशा प्रयत्न रहा है। 25 अप्रैल 2050 को नेपाल में 7.8 की तीव्रता का भूकंप आया, जिससे कि 8,000 लोगों की मृत्यु हो गई। और इस समय भारत ने नेपाल की बहुत ज़्यादा मदद की। उनको आवास की फैसिलिटी भी भारत ने अवेलेबल करवाई, मकान भी बना करके दिया। अब इंडिया एंड अफगानिस्तान। इंडिया हैज़ वेरी फ्रेंडली रिलेशन विद अफगानिस्तान। भारत अफगानिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है। इंडिया हैज़ लार्ज हार्टली
contributed in the reconstruction of Afghanistan, like in constructions, health, and education. In the economic and social development, India has financially helped. During natural calamities, also India helped financially. The construction of Afghanistan's parliament building is being done by India. अफगानिस्तान के जो नवसृजन में भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भवन निर्माण, जो मकान बना करके देना, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसके आर्थिक सामाजिक उत्कर्ष के लिए भारत ने आर्थिक मदद की। प्राकृतिक आपदा के समय, नेचुरल कैलेमिटीज़ के समय भारत ने आर्थिक मदद की अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के पार्लियामेंट हाउस का निर्माण कार्य भी भारत ने ही करवाया है। फिर अब हम पढ़ेंगे भारत म्यांमार के बारे में। इंडिया एंड म्यांमार हैज़ वेरी कॉर्डियल रिलेशंस। भारत का म्यांमार के साथ में काफ़ी अच्छा रिलेशन रहा है। इंडिया आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, भारत आज़ादी के बाद म्यांमार गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948। म्यांमार भी स्वतंत्र हो गया फ्रॉम दैट टाइम, और उसी समय से रिलेशनशिप हैज़ बिन फ्रेंडली। हमारे जो रिलेशन है काफ़ी मैत्रीपूर्ण रहे हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस म्यांमार हैज़ रिक्वेस्टेड फाइनेंशियल एड फ्रॉम इंडिया। इंडिया हैज़ हेल्प्ड देम इंस्टेंटली बिकॉज इंडिया वॉन्ट म्यांमार टू बी फाइनेंशियल साउंड। आज़ादी के बाद म्यांमार ने भारत से विकास हेतु आर्थिक सहायता की मांग की, तब भारत ने फटाफट उसकी आर्थिक सहायता की, क्योंकि भारत म्यांमार को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहता था। इंडिया फॉरेन पॉलिसी इज़ टू हैव वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। भारत की विदेश नीति का ध्येय हमेशा से विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। फर्दर मोर, इंडियन फॉरेन पॉलिसी इंश्योर फ्रेंडली एंड कॉर्डियल रिलेशनशिप विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज, but there always has been a rise and fall in these relations owing to various reasons. भारत ने असहअस्तित्व की प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार सबल होने पर भी अपने से छोटे पड़ोसी राष्ट्रों की आर्थिक नीति को प्रभावित किए बिना पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे हैं। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ कि चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और ये चैप्टर का मैंने आपको ट्रांसलेशन एक ही वीडियो में इसलिए अपलोड किया है ताकि आपको बार बार अलग अलग ये फाइंड नहीं करना पड़े। डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसका ट्रांसलेशन सभी आपके फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ट्रांसलेशन के साथ में। थैंक यू।